फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूपी टीजीटी बायोलॉजी क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स के अंदर जूलॉजी का पहला लेक्चर होगा। इसमें हम बात करेंगे अबाउट एनिमल डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनमी। जो आप में से जो स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लास अटेंड करते करते आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उसको आप साथ में नोट करते रहिए। तो पहले हम समझेंगे कि एनिमल डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी। सो बेसिकली एनिमल डाइवर्सिटी का सिंपली मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इट सिंपली मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, फ्लैटवर्म, फिर आपके राउंड वर्म्स हो गए, एनालिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए। सो देर इज ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स विच इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। सो अबाउट 1.4 मिलियन, ठीक है, अबाउट 1.4 मिलियन जो एनिमल स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं। 1.4 मिलियन क्या है, रिकॉग्नाइज्ड हैं। रिकॉग्नाइज मतलब जिनके बारे में एक रिकॉर्ड है हमारे पास कि हाँ भाई इतनी जो है आपके एनिमल्स पृथ्वी पे हैं। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर 1.4 मिलियन और हाउ मेनी लैक्स, इट इज़ अबाउट 14 लैक्स। 14 लैक्स स्पीसीज, ध्यान रखिएगा स्पीसीज के बारे में कहा जा रहा है, नंबर्स की बात नहीं की जा रही है, नंबर्स तो बहुत अधिक है। ठीक है, 14 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं, इनके बारे में रिकॉर्डेड एविडेंस हमारे पास हैं। बट वन अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है एनिमल्स की अर्थ पे, इट इज़ अबाउट 7 मिलियंस। इट इज़ अबाउट 7 मिलियंस। तो 7 मिलियंस का मतलब 70 लैक्स, 70 लाख स्पीसीज। ठीक है, 70 लाख स्पीसीज जो हैं एनिमल्स की पृथ्वी पे हैं, जिसमें से केवल हम लगभग 14 लाख ही अभी तक जिनको आइडेंटिफाई कर पाए हैं, रिकॉग्नाइज कर पाए हैं। राइट, सो 7 मिलियन हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको अभी तक वैज्ञानिक जो हैं जिनको खोज नहीं कर पाए हैं, जिनके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि एनिमल डाइवर्सिटी क्या होती है। नाउ टू स्टडी, बिकॉज देर इज ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, तो इसको स्टडी करने के लिए वी नीड अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, तो कैसे स्टडी किया जाए। सो टू सिस्टमेटिकली स्टडी द एनिमल्स देर इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अबाउट सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी की टर्म बताई जा रही है तो उसको आप अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते रहिए। ठीक है, तो कहीं पूछ लिया गया कि हाउ मेनी एनिमल स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज, तो आपको याद होना चाहिए कि 1.4 मिलियंस और 14 लैक्स। ठीक है, और एस्टिमेटेड कितने, 7 मिलियन या 70 लैक्स। राइट, अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक्स क्या होता है। तो सिस्टमेटिक इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। सिस्टमेटिक्स क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी of diversity of organisms and their evolutionary relationship. ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस। सिस्टमैटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक्स में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या है कि साइंटिफिक स्टडी है ऑर्गेनिज्म की, प्लस उनके बीच में एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिस्टमैटिक्स से रिलेटेड। वन इज़ कि एनिमल्स का हम क्या करें, साइंटिफिक तरीके से उनका स्टडी करें, उनके बारे में जांच पड़ताल करें, उनके बारे में जानकारी हासिल करें। और दूसरा क्या है, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि वो कोई एक पर्टिकुलर एनिमल से, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन्स ही हैं, ठीक है,
तो हमारे एंसेस्टर कौन थे, हमारे एंसेस्टर कौन थे, ठीक है, और हमारे एंसेस्टर के एंसेस्टर कौन थे, या जो मनुष्य हैं, या हम कहते हैं कि जो मंकीज़ हैं, ठीक है, या एप्स हैं, चिंपैंजी हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं हम सब के एंसेस्टर क्या थे, एक थे। तो ये पता लगाना कि हमारे एंसेस्टर कौन से, कैसे हम बाकी एनिमल से रिलेटेड हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट। तो सिस्टमेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे एनिमल्स के बारे में साइंटिफिक तरीके से उनका स्टडी किया जाता है, उनके डाइवर्सिटी के बारे में अलॉन्ग विद देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब हम बच्चों सिस्टमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडर सिस्टमेटिक्स, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं सिस्टमेटिक्स में। तीन इंपॉर्टेंट फील्ड्स कह दीजिए आप, तो सिस्टमेटिक्स के अंदर देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फील्ड्स। सो फर्स्ट इज टेक्सोनॉमी, जो पहली इंपॉर्टेंट फील्ड है सिस्टमेटिक्स के अंदर, इट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई एंड नेम द स्पीसीज। टेक्सोनॉमी के अंदर एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्लस देयर नेम, ठीक है, इसको हम नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। मतलब एनिमल्स को आइडेंटिफाई करके उनका नाम रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। So this is called as taxonomy. So taxonomy is one of the fields under the systematics, right? Second field है systematics के अंदर, it is called as phylogenetics. Phylogenetics, ठीक है। तो phylogenetics का मतलब होता है simply to find the evolutionary relationship. Phylogenetics का मतलब क्या होता है, to find the evolutionary relationship. Find the evolutionary relationships, ठीक है। तो जो एनिमल्स हमने जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनका नेम रखा है, अब उस एनिमल्स और बाकी जो ऑलरेडी जिन एनिमल्स को हम जान रहे हैं उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड करना इज बेसिकली कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक्स। सो फाइलोजेनेटिक्स इज द सेकेंड फील्ड अंडर द सिस्टमैटिक्स। थर्ड फील्ड है सिस्टमैटिक्स के अंडर, इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। थर्ड फील्ड इज क्लासिफिकेशन। तो आपको ये जो टर्म्स बताई जा रही हैं, टैक्सोनॉमी हो गया, फाइलोजेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक्स, तो ये बीच में इसकी जो क्लियर डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आधारित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब है टू क्लासीफाई द स्पीसीज इन अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन मीन्स टू क्लासीफाई द स्पीसीज or animals or plant in a hierarchical classification system. So there is a system called hierarchical, ठीक है, हायरार्की होता है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर क्या होता है कि कोई अगर एनिमल्स के बारे में पता चला, मान लो इफ़ देर इज सम न्यू एनिमल विच इज़ आइडेंटिफाइड, तो कोई मान लो एनिमल, नया एनिमल मिला, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड कि ये जो एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल जो है, या अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वी डोंट नो कि ऑर्गेनिज्म एनिमल है, प्लांट है, तो पहले हम पता करेंगे कि किस किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम, ठीक है, किस किंगडम से बिलोंग करता है। सो वंस वी फाइंड कि एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, फिर इसके बाद हम क्या पता करेंगे कि इस किस फाइलम से है, ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है। इसके बाद हम पता करेंगे कि अगर फाइलम मान लो फॉर एग्जांपल इट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ, तो हम बात करेंगे कि किस क्लास से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ के किस क्लास में इसको रखा जाए। क्लास पता करने के बाद फिर देन वी विल ट्राई टू फाइंड कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, देन इसका जीनस क्या होगा, और फाइनली इसका स्पीसीज क्या होगा,
और सब स्पीसीज कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी एनिमल को इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। इसे क्या कहा जाता है? हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें एनिमल्स को हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज में बांटते हैं बेसिकली, राइट। सो हमने समझा कि सिस्टमेटिक्स के अंडर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फील्ड्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको बात करनी है बच्चों कि वी विल टॉक अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वी विल टॉक अबाउट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब हम एनिमल या प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट नेम्स जिनको जानना जरूरी है, ठीक है, जिनके बारे में क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट नेम इज, जो पहला नाम आता है, इट इज एरिस्टोटल। एरिस, ठीक है, पहला नाम आता है एरिस्टोटल का। सो दिस इज द इमेज ऑफ एरिस्टोटल। इसको कॉपी करते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, ठीक है। सो दिस पर्सन इज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल एक महान ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, ये एक महान ग्रीक फिलोसफर थे। तो एरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ अबाउट, आपको रफली याद करना है, कोई एक आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी के एग्जाम में कोई डेट वगैरह नहीं पूछता है, ठीक है। सो हिज टाइम पीरियड वाज अबाउट 300 BC, ठीक है, 300 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और कहीं कहीं BCE लिखा होता है, बिफोर कॉमन एरा, मतलब क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले, ठीक है। ग्रीस या प्राचीन यूनान में ये हुए अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल को। साथ ही इनको फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जियोलॉजी के पिता भी अरिस्टोटल को ही माना जाता है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी ने फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है? Because he was the first person to classify the animals into different groups. एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी, ठीक है। अब ये बुक का नाम बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये बुक का नाम पता होना चाहिए। बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, बुक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम, मतलब हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। तो इस बुक में इन्होंने क्या किया है, एनिमल्स को क्लासिफाई किया है इनटू 2 ग्रुप्स। जो एनिमल्स हैं उनको 2 ग्रुप में बांटा है, इन्होंने क्लासिफाई किया है। वन इज ग्रुप इज कॉल्ड एज ई नेइमा, ठीक है, ग्रुप जो 1 है उसको ई नेइमा कहा गया है, और जो ग्रुप 2 है उसको ए नेइमा नाम दिया है, ठीक है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ई नेइमा और ए नेइमा। अब ये क्या होते हैं? सो बेसिकली ई नेइमा मतलब एनिमल्स विच आर हैविंग रेड कलर्ड ब्लड, ठीक है, ऐसे एनिमल्स इसमें रेड कलर्ड के ब्लड होता है, जो रेड कलर्ड ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या हो, रेड हो। तो जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं, वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स मतलब बच्चों रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, स्टार्टिंग फ्रॉम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब क्या है, वर्टेब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो इन सभी में आप जब इनको काटेंगे तो क्या देखेंगे कि दे हैव रेड कलर्ड ब्लड, ठीक है। और ई ए नेमा मतलब ऐसे एनिमल नॉट हैविंग, ठीक है, नॉट हैविंग रेड कलर्ड ब्लड, ठीक है। ब्लड लाइक मतलब लिक्विड तो है इनकी बॉडी में,
बट वो रेड कलर का नहीं है, वो कलरलेस हो सकता है या किसी और कलर का होता है, रेड कलर नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी जो आपके इनवर्टेब्रेट्स हैं, ठीक है, कोई इंसेक्ट हैं, तो किसी इंसेक्ट के अगर आपने देखा होगा तो इंसेक्ट के बॉडी में कोई रेड कलर जैसा ब्लड नहीं होता, ब्लड लाइक फ्लूइड होता है विच इज़ कलरलेस, ठीक है। तो बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासीफाई द एनिमल्स इन दीज टू ग्रुप्स, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज लाइक, जो उन्होंने उस वक्त बात कही वो बात काफ़ी समय तक फॉलो की गई, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो नाम आता है इस क्रम में, ठीक है, नेक्स्ट जो नेम आता है वो है आपका, ठीक है, सेकेंड नेम इज थियोफ्रेस्टस, ठीक है। दूसरा जो नाम आता है इंपॉर्टेंट नेम, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। पहले इनकी फोटो दिखाते हैं आपको, थियोफ्रेस्टस कौन थे। सो दिस इज द इमेज ऑफ थियोफ्रेस्टस, इसको कॉपी करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, पेस्ट, ठीक है। दिस पर्सन इज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थियोफ्रेस्टस के बारे में है कि ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। फादर ऑफ जियोलॉजी तो आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे तो शायद कम लोग जानते होंगे। तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस जो थे, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के ही ये शिष्य थे, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। तो ये भी ग्रीक्स में हुए और इनका भी जो टाइम पीरियड था लगभग 300 BC के अराउंड ही था, ठीक है। अब इनको फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है? इन्होंने भी एक किताब लिखी, ठीक है, ही रोट अ बुक, और बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, मतलब हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो इनके जो गुरु थे एरिस्टोटल, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और इन्होंने जो किताब लिखी इसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम में इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, मतलब प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो एक अपने समय की बहुत महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो दो नाम हो गए, वन वॉज एरिस्टोटल, दूसरा नाम हो गया थियोफ्रेस्टस। इसी क्रम में तीसरा जो इम्पोर्टेंट नाम आता है, ये शायद आप में से ज़्यादातर लोग इनको जानते होंगे, ठीक है। थर्ड जो नेम आता है वो है कैरोलस लिनियस, कैरोलस लेनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस, या इन्हीं को कहीं कहीं नाम इनका लिखा गया है कार्ल वॉन लिन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैरोलस लिनियस और कार्ल वॉन लिन जो है इसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। पहले इनकी फोटो कॉपी करते हैं। सो दिस इज द फोटो ऑफ कैरोलस लिनियस, ठीक है। दिस इज द पर्सन कैरोलस लिनियस, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे एक। सो कैरोलस लिनियस, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमको पता होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ही इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है,
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्या करते हैं, वी विल नेम द, गिव द नेम्स, मतलब एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको नेमिंग करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इनको। इन्होंने क्या किया था, ही ऑल्सो रोट अ बुक, और बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुराe। ठीक है, इन्होंने भी बुक लिखी, बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुराe। ठीक है, तो ये बच्चे जो किताबों के नाम आ रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कौन सी किताब लिखी और उसमें क्या बेसिकली बात कही है। तो कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुराe में क्या दिया, ही प्रपोज द मेथड ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स एंड हिज मेथड इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने जो मेथड दिया उसको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कि कोई जो एनिमल है उसका साइंटिफिक नाम जो रखा जाएगा वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के आधार पे रखा जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि जो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। तो होमो जो वर्ड है मतलब दो शब्द रहेंगे, साइंटिफिक नाम में दो शब्द रहेंगे। पहला शब्द जो होगा इट विल टेल अबाउट द जीनस, वो उस ऑर्गेनिज्म के जीनस के बारे में बताएगा, और दूसरा जो शब्द होगा वो किसके बारे में बताएगा, वो स्पीसीज के बारे में बताएगा, स्पीसीज। ठीक है, तो मनुष्य का जो जीनस है होमो है, स्पीसीज सेपियंस है। ठीक है, अगर हम लायन की बात करें तो पैंथेरा, पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो, लायन। तो लायन का साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। पैंथेरा इज जीनस एंड लियो इज स्पीसीज ऑफ लायन। ठीक है, तो इस तरह आपको मतलब जो कॉमन है साइंटिफिक नेम उसके बारे में कई बार पूछ लेता, तो कुछ आपको कॉमन साइंटिफिक नेम एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है, सो द फोर्थ इम्पोर्टेंट नेम इज, इट इज अर्नस्ट मायर। ठीक है, एक वैज्ञानिक हैं, अर्नस्ट मायर। सो अर्नस्ट मायर एक बहुत बड़े एवोल्यूशनरिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड था अभी 1994, सॉरी 1904, 1904 से 2005। ठीक है, तो बहुत पुराने नहीं है, रिसेंटली ही इनका डेथ हुआ है। सो अर्नस्ट मायर के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ही प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, पहले इनकी फ़ोटो दिखाते हैं आपको। तो फ़ोटो दिखाने का बच्चे पर्पज़ ये है कि जब आप किसी व्यक्ति का फ़ोटो देख लेते हैं तो आप ज़्यादा लंबे समय तक उसके बारे में चीज़ों को याद रख पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फोटो ऑफ अर्नस्ट मायर। तो अर्नस्ट मायर ने क्या बताया था, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो अब बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया था। तो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ठीक है, अब बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं समझते हैं इसको। सो in biology the species they are defined as group of organisms that can reproduce with each other and produce fertile offspring। ठीक है, स्पीसीज क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेट कैन reproduce with each other, that can reproduce with each अदर। ठीक है, एक दूसरे से तो रिप्रोड्यूस कर सकें और रिप्रोड्यूस करके दे विल गिव अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस प्रोड्यूस फर्टाइल फर्टाइल
ऑफस्प्रिंग कि जो उनका बेबी हो, बच्चा हो, फर्टाइल हो, वो भी क्या कर सके, रिप्रोड्यूस करने के लायक हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, वी विल से स्पीसीज, राइट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कुछ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कुछ हमने इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, इनके बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अबाउट बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, एक और इमेज कॉपी करते हैं यहाँ से, सो दिस इमेज, इसके बारे में बात करेंगे। लेट मी पेस्ट हियर, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं इस इमेज को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इमेज है बच्चों, इस एक सिंगल इमेज से आपको पूरे एनिमल किंगडम की बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। और कोशिश करिएगा कि जैसा बताया जा रहा है उसको ऐसा कैसा आप लोग याद भी कर लें। ठीक है, इसी से अगर आप अच्छे से भी इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसी से 2-3 क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, सो एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एनिमल किंगडम है, 2 सब किंगडम में डिवाइड है। पहला सब किंगडम है, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर सिंगल फाइलम है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या आते हैं, ऑल सिंगल सेल्ड एनिमल, जितने भी सिंगल सेल्ड एनिमल हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिनका बॉडी एक सेल से बना है वो सब प्रोटोजोआ फाइलम में रखे गए हैं। ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ऑल दीज आर सिंगल सेल्ड एनिमल, जिनको कहाँ रखा गया, फाइलम प्रोटोजोआ या सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंदर, राइट। दूसरा सब किंगडम है जिसको बोलते हैं मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है, दे कम अंडर द सब किंगडम मेटाजोआ। सब किंगडम मेटाजोआ जो है बच्चों, ये जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इंफ्रा किंगडम। तो आप देख पा रहे हैं इंफ्रा किंगडम, 3 इंफ्रा किंगडम है। पहला है आपका मिसोजोआ, दूसरा है पैराजोआ और तीसरा है एंटेरोजोआ। ठीक है, तो मिसोजोआ जो है एक माइनर फाइलम है, इसमें फाइलम का नाम भी क्या है, मिसोजोआ। तो बहुत माइनर फाइलम है, बहुत कम इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो इनका बॉडी है मिसोजोन्स का, कुछ सेल से ही बना होता है और जनरली दीज आर पैरासिटिक। ठीक है, तो बहुत इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड सब फाइलम है, सॉरी इंफ्रा किंगडम है, सेकेंड इंफ्रा किंगडम है पैराजोआ। पैराजोआ के अंदर जो फाइलम आता है, एक फाइलम रखा गया है, इसको बोलते हैं पोरीफेरा। तो पोरीफेरा दे आर द एनिमल्स विच आर हैविंग पोर्स। ठीक है, तो इनकी बॉडी में पोर्स होता है। पोरीफेरा की खास बात क्या है कि दे आर नॉट हैविंग टिश्यू, सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप एक थोड़ा सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लीजिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑल्दो जो पोरीफेरेंस है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। पोरीफेरेंस क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो इनकी बॉडी में सेल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट वो उनके सेल्स मिलके वो टिश्यू फॉर्म नहीं करते हैं। टिश्यू का फॉर्मेशन फाइलम पोरीफेरा में नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि फाइलम पोरीफेरा जो है दे हैव सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेलुलर ग्रेड और सेलुलर लेवल लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, सेलुलर ग्रेड। इंफ्रा किंगडम जो एंटेरोजोआ है, ठीक है, इंफ्रा किंगडम एंटेरोजोआ, तो अब इनमें क्या है, दे आर हैविंग टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी है इनका, इनमें टिश्यू डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाउ दिस एंटेरोजोआ इंफ्रा किंगडम जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। One is called as radiata, other is called as bilateria। ठीक है, रेडियाटा और बाइलेट्रिया में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द बॉडी सिमेट्री। ठीक है, बॉडी सिमेट्री के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। देखिए समझिए,
पहले सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, कोई जो एनिमल है उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे जो एनिमल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पे एनिमल्स को रेडियल सिमेट्री में रखा गया है और बायलेटरल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, समझ लीजिए इसको। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि देर आर, अगर हम कोई हमारे पास कोई एनिमल है तो इफ़ यू वांट टू कट दैट एनिमल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो अगर रेडियल सिमेट्री उस एनिमल में तो उसको हम एक से अधिक तरीक़ों से 2 बराबर भागों में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इमेज के द्वारा आपको समझाते हैं ये बात। इस इमेज को कॉपी करते हैं पहले। देखिए इसको। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ अ स्टार फिश। आप सब पहचान गए होंगे ये क्या है, एक स्टार फिश है। ठीक है बच्चों, तो अब ये स्टार फिश को अगर हमको 2 बराबर भागों में काटना है, अगर हम कहें कि आप इस स्टार फिश को क्या करिए 2 बराबर भागों में काटो, तो मान लीजिए आपकी ये जो लाइन है दिस वन, ये पहली लाइन है। ठीक है, फर्स्ट। तो आप इस लाइन को यहाँ से इस लाइन के अराउंड काटते हैं, फिर ये वाला जो टेंटिकल है दिस विल ऑल्सो कट इन टू 2 इक्वल हाफ्स। इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, मेक इट ब्लू। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन से इसको काटना शुरू करें, यहाँ से शुरू करें और अल्टीमेटली यहाँ से कट करें तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में कट जाएगा। सेम अगर हम इस वाले प्लेन से कट करें सेकंड, तो ये लाइन से कट करेंगे तो अगेन ये वाला जो टेंटिकल है 2 बराबर भागों में बांटेगा कटेगा, और ये जो 2 टेंटिकल्स इधर आ गए 2 टेंटिकल्स इधर आ गए। ठीक है, सेम फॉर दिस थर्ड लाइन एज वेल। तीसरा, ये चौथा लाइन है, इससे भी यही होगा। ठीक है, और ये 5वां लाइन है। तो देर आर मोर देन वन वेज बाई विच वी कैन कट दिस स्टार फिश इंटू 2 इक्वल हाफ्स। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट का किसी एनिमल में, तो हम कहेंगे उस एनिमल के अंदर क्या है, उस एनिमल के अंदर रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, तो एनिमल के अंदर क्या है, रेडियल सिमेट्री। आप देख रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री जो है इट इज़ प्रेजेंट, ये रेडियल सिमेट्री किस में है, नाइडेरियंस में। ठीक है, और टीनोफोरा, टीनोफोरा एक माइनर फाइलम है, नाइडेरियंस के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे कि एकाइनोडर्मी स्टार फिश वगैरह हो गए, उसमें भी क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री बहुत कम एनिमल्स में पाई जाती है, कुछ गिने चुने एनिमल्स हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मोस्टली जो एनिमल्स हैं उसके अंदर सिमेट्री किस प्रकार की रहती है, बायलेटरल सिमेट्री रहती है। तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा एनिमल को हम 2 इक्वल भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक इमेज दिखाते हैं आपको। So this is the image of bilateral symmetry. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंसेक्ट जो हैं ये सारे इंसेक्ट, ठीक है। तो अगर हम कहें कि आप इस बटरफ्लाई को 2 इक्वल भाग में बांटिए तो एक ही तरीका है, दिस इज़ ओनली वे। आप उसको यहाँ से बीच से कट करेंगे, ठीक है, और 2 बराबर भागों में बट जाएगी। ये लेडी बर्ड है, इसको भी इसी बीच से कट करेंगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा। हनी बी जो है, बीटल है, ठीक है। तो जितने भी मोस्टली एनिमल्स हैं, चाहे वो फिशेज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन्स हैं, उन सब के अंदर क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो बायलेटरल सिमेट्री में केवल एक ही प्लेन होता है जिसके द्वारा हम एनिमल्स को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज राइट साइड, अदर इज कॉल्ड एज लेफ्ट साइड, राइट। तो सिमेट्री के आधार पे आपका एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप वापस से चार्ट पे आइए। तो रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, नाइडेरियंस में, टीनोफोरा में और अकाइनोडर्स में। और अकाइनोडर्स में सभी में नहीं पाई जाएगी, आपको याद रखना अकाइनोडर्स में जो स्टार फिश है उसमें पाई जाती है। ठीक है, बाकी अकाइनोडर्स में आपका बाइलेटरल रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब नाउ द एनिमल्स विच आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, इनको फिर इन्होंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सो आप देख पा रहे हैं ए सिलोमेटा, सीडो सिलोमेटा एंड यू सिलोमेटा। ठीक है,
नाउ ये जो डिवीजन है ए सिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा एंड यूसिलोमेटा, ये किसके आधार पे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। ठीक है, सिलोम। तो हमको समझना कि सिलोम क्या होती है, सिलोम क्या होती है, थोड़ी सी बात करेंगे सिलोम के बारे में। ठीक है, पहले हम एक इमेज दिखाते हैं आपको सिलोम की, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सिलोम होता क्या है। इमेज थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दिस इमेज इज शोइंग द सिलोम। देखिए बच्चों, पहले समझिए इसको। आप सबको पता है कि जितने भी हम एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, हम सबके बॉडी में क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक अर्थ वॉर्म का डायग्राम बना रहे हैं। सो दिस इज द माउथ ऑफ अर्थ वॉर्म, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इसके चारों तरफ इसकी बॉडी वॉल होगी। सो दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट द बॉडी वॉल ऑफ दिस अर्थ वॉर्म। ठीक है, नाउ दिस इज द माउथ, लेट्स से दिस इज द mouth, this end is the anus, this is the GI tract, GI tract, and this one is the skin, राइट। तो बच्चों देखो, ये जो है हमारे बॉडी में दो प्रकार की कैविटी होती हैं। सिलोम जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, कैविटी। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में दो प्रकार की कैविटी होती हैं। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कैविटी, प्राइमरी बॉडी कैविटी। ठीक है, तो जो हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो कैविटी है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन में जो स्पेस है, जगह है, उसको बोलते हैं प्राइमरी बॉडी कैविटी। ठीक है, एक होती है हमारी सेकेंडरी बॉडी कैविटी, सेकेंडरी बॉडी कैविटी। ठीक है, सेकेंडरी बॉडी कैविटी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, देखिए जो जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट की जो लेयर है और जो हमारा स्किन का लेयर है, उसके बीच में जो जगह होती है, दिस स्पेस, दिस ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज बेसिकली सिलोम। इसी स्पेस क्या बोलेंगे, सिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिलोम स्पेस जो है, दिस इज कॉल्ड एज सिलोम। सिलोम में हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो हमारा हार्ट है, लंग है, किडनी है, लीवर है, दे आर प्रेजेंट इन द सिलोमिक कैविटी, जिसको हम सेकेंडरी बॉडी कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो ये डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में एक एनिमल, मोस्ट प्रोबेबली ये अर्थवॉर्म का एक बॉडी सेगमेंट है। ठीक है, तो दिस इज द लेयर, ये जो है उसका बॉडी लेयर है। ठीक है, ये इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो बॉडी लेयर और जो आपका जीआई ट्रैक्ट का वॉल है, उसके बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज द सिलोम। ये स्पेस क्या है, सिलोम कहलाएगा, और इसी में उसके बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स वगैरह रहते हैं। तो सिलोम इज द सेकेंडरी बॉडी कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड द स्किन। ठीक है, अब वापस से हम अपने टेबल पे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो आप देख पा रहे हैं सिलोम के आधार पे एनिमल्स को अगेन तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ए सिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। ए सिलोमेट का मतलब विदाउट सिलोम, तो ऐसे एनिमल्स जिनके जिनके बॉडी में सिलोम नहीं होगा। ठीक है, ए का मतलब होता है विदाउट, राइट, ए सिलोमेट।
तो इनके बॉडी में जो सिलोम का जगह होता है वो सिलोमिक स्पेस नहीं होगा, मतलब जीआई ट्रैक्ट तो होगा, प्राइमरी बॉडी कैविटी होगी बट सेकेंडरी बॉडी कैविटी नहीं होगी। तो दो फाइलम है, वन इज प्लेटी हेलमिंथिस, वन अदर इज निमेटेनिया। तो आपको याद रखना है कि जो प्लेटी हेलमिंथिस है ये क्या है, एसिलोमेट है, मतलब इनके बॉडी में सिलोम नहीं होता है। सीडोसिलोमेट मतलब सिलोम तो है बट फॉल्स है, सीडो का मतलब था फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। और ए का मतलब होगा यहाँ पे विदाउट, विदाउट सिलोम, विदाउट, राइट। तो सीडोसिलोमेट में मतलब सिलोमिक एक कैविटी तो रहती है बट बाय डेफिनेशन दिस इज नॉट द ट्रू सिलोम, दिस सिलोम इज नॉट कवर्ड बाय द मेसोडर्म फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। तो इस सीडोसिलोमेट्स में क्या आते हैं, देर इज एस हेलमिंथिस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फाइलम आपको याद रखना है एस हेलमिंथिस याद रखना है। ये एंटोप्रोक्टा या अकेंथोसिफेला ये माइनर फाइलम है, ये दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको याद रखना कि एस सिलोमेट के अंदर प्लेटी हेलमिंथिस आता है, सीडोसिलोमेट्स में एस हेलमिंथिस आता है, ठीक है। और बाकी सारे जो फाइलम्स हैं इंक्लूडिंग कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट वो सब क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड यू सिलोमेट। तो यू का मतलब है ट्रू, जो सही मायने में सिलोम होता है, दे आर कॉल्ड एज ट्रू सिलोम, ठीक है। तो यू सिलोमेट्स के अंदर आपका जो याद रखना है, देखिए एनेलिडा है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, अकाइनोडर्मेटा है, मोलस्का है, फिर आपके हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, इनका नाम बस याद रखना है, बाकी जो माइनर फाइलम्स हैं उनके नाम याद नहीं रखने हैं, राइट। तो एक बार और इसका इमेज दिखाते हैं आपको, थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएंगी। इस इमेज को कॉपी करते हैं ऑन द वाइट बोर्ड। ठीक है, इस इमेज को देखिए, थोड़ी सी बातें और क्लियर होंगी आपको सिलोम के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे दिखा रखा है कि दिस इज एसिलोमेट, जो फ्लैट वर्म्स होते हैं प्लेटी हेलमिंथिस दे आर एसिलोमेट। तो इनका जो बॉडी वॉल है एक्टोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये जो है आपका डाइजेस्टिव कैविटी है जिसको हम प्राइमरी बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो स्किन और जो आपका इंटरनल एंडोडर्म है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस हियर, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। तो फ्लैट वर्म्स प्लेटी हेलमिंथिस दे आर एसिलोमेट, ठीक है। ये स्यूडोसिलोमेट हैं जो राउंड वर्म्स होते हैं, एस हेलमिंथिस दे आर स्यूडोसिलोमेट। तो यहाँ क्या देखिए आप कि देर इज एक्टोडर्म, ठीक है, मतलब एक्टोडर्म है बाहरी लेयर स्किन वाली, देन देर इज मीजोडर्म एंड देर इज एंडोडर्म, ठीक है, ग्रीन वाला एंडोडर्म है, रेड वाला मीजोडर्म है। अब ये कैविटी तो प्रेजेंट है, दिस इज द कैविटी, ये कैविटी तो है, बट ये कैविटी जो है दिस इज नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। ये जो कैविटी है स्यूडोसिलोम, इसके एक साइड में तो मीजोडर्म है प्रेजेंट, बट इसके दूसरी साइड में क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। बाय डेफिनेशन सिलोम एक ऐसी कैविटी है, सेकेंडरी बॉडी कैविटी, जो चारों तरफ से क्या हो, मीजोडर्म से सराउंडेड हो, उसको हम सिलोम कहेंगे। अगर कोई जो सिलोम है, इफ इट इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म ओनली फ्रॉम वन साइड और दूसरी साइड में क्या है, एंडोडर्म है, ऐसे सिलोम को हम सीडोसिलोम कहेंगे, ट्रू सिलोम नहीं कहेंगे। आप यू सिलोमेट में देखिए, यहाँ भी सिलोम है, ठीक है, सिलोम है। अब ये जो कैविटी बन रही दिस सिलोम, ये चारों तरफ से किससे घिरी है, इट इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म, ठीक है। जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म वो रेड वाला, वो सिलोमिक कैविटी को चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है। नाउ दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सिलोम, राइट। तो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो यू सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज एसिलोमेट और विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज सीडोसिलोमेट, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। सो विद दिस जो आपका बेसिक वाला पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जो बेसिक्स पार्ट्स हैं आपके सिलेबस के कंप्लीट किया है हमने। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर क्रैश कोर्स। तो जितना बच्चों जल्दी से जल्दी हम ये कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। टारगेट रखा गया कि 2 महीने में आपका पूरा का पूरा जूलॉजी, एंड 2 महीने में मतलब विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट जूलॉजी
एंड बॉटनी, ठीक है, जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों कंप्लीट कराना है हमको, टारगेट ये रखा गया है। और अगर आपने ये कोर्स प्रॉपरली इसको हमको फॉलो किया, पूरा कोर्स कंप्लीट किया, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप आराम से टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल पाएँ, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि टीजीटी केवल सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, कि बस आप उसको एक मतलब कोई इसमें मेंस नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो बस एक एग्ज़ाम है, उसको क्वालिफाई करिए और आपकी नौकरी पक्की, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करके पढ़िए। जो पढ़ाया गया है इसके बारे में कुछ पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।